डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और फिर WWF और हेरिटेज कंजर्वेशन मूवमेंट्स में एक्टिव रोल निभाना। डॉक्टर CM सेठ जी की जर्नी सिर्फ एक करियर नहीं बल्कि नेचर और सोसाइटी के प्रति एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट की कहानी है। बहुत कम लोग होते हैं जो साइंस, एनवायरनमेंट, कल्चर और ह्यूमैनिटी को एक साथ लेकर चल पाते हैं और डॉक्टर सेठ उन्हीं पर्सनैलिटीज में से एक हैं। आज हम इनके बचपन के जम्मू से लेकर इनके एकेडमिक जर्नी से इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज तक की ट्रांजिशन, फॉरेस्ट के अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मेमोरेबल मोमेंट्स और हेरिटेज प्रिजर्वेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिटेल में बात करेंगे। तो दर्शकों, तो चलिए शुरू करते हैं एक इंसाइटफुल और इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन विद डॉक्टर CM सेठ, रिटायर्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, environmentalist and heritage conservationist. सर, वी आर ऑनर्ड कि आपने अपना कीमती समय दिया सर। जैसे मैंने आपको कांटेक्ट किया और मुझे लग रहा था सर अपनी व्यस्तता के कारण, क्योंकि आप हेरिटेज में सर बहुत इन्वॉल्व हैं, साथ ही इन्वायरमेंट में समय मिल पाएगा। सर, वी आर ऑनर्ड दैट यू आर विद अस टुडे। डॉक्टर विकास। डॉक्टर CM सेठ सर, जम्मू के और डोगरों के अपने प्लेटफॉर्म तवी टेल्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का एपिसोड आपको समर्पित है। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी लाइफ जर्नी, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी कंट्रीब्यूशंस और आपका वो पहलू सामने लाने की कोशिश करेंगे वो जो शायद अभी तक सामने ना आया हो। तो सर, हम स्टार्ट करेंगे सर आपके जो शुरू की जिंदगी है वो जो जम्मू में बीती है और उस समय के जम्मू के बारे में। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बचपन के जम्मू के बारे में। उस दौर का जम्मू कैसा था और किस तरह उस अपब्रिंगिंग ने आपकी पर्सनैलिटी को शेप किया। शुक्रिया अजय जी और डॉक्टर विकास जी। आपने जो अपॉर्चुनिटी दी आज ये आपके प्लेटफॉर्म से एक सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करने की, तो आपने शुरू किया कि अपना बचपन के बारे में बताएं और जम्मू कैसा था उस वक्त और कैसे अपब्रिंगिंग हुई है आपकी। मैं ये बताना चाहूँगा, मैं पैदाइशी जो है वो जम्मू सिटी में ही मेरी पैदाइश है, पर बचपन मेरा ज़्यादातर पहाड़ों में गुजरा है और ज़्यादा किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा, बटोत, तो मैक्सिमम टाइम वहीं पर ही ज़्यादा हमारा गुजरा है। और उस वक्त जम्मू जो था, थोड़े टाइम में हम आया करते थे, जब छुट्टियां विंटर हॉलीडेज होती थी हम आते थे। पर मुझे याद आता है कि जम्मू उस वक्त ये जो रिवर तवी है उसके ऊपर ऊपर ही था, ओल्ड सिटी। गांधीनगर का नाम नहीं था उस वक्त। और ये बख्शी नगर और ये जो थे, ये उस वक्त बस रहे थे। जानीपुर नहीं था, रूपनगर नहीं था, ये जगह बिल्कुल नहीं थी। और साइंस कॉलेज तो था ही नीचे। तो हम आया करते थे छुट्टियों में। तो कभी कभी पिक्चर देखने जाते थे। वो हरी टाकी बड़ी मशहूर होती थी, उत्तम टाकी होती थी। तो हमारे जो अंकल थे तो वो ले जाते थे, ये हाँ जी गांव से आए हैं, हमको कहते थे ये गांव से आए हैं, तो उनको भी शहर जो है जो पिक्चरें पिक्चरें दिखाओ। तो इस तरीके से शहर का हम बड़ा हमें बहुत बड़ा अजीब लगता था गांव से आकर के इतना बड़ा शहर फिरना। वैसे जम्मू की गलियां जो थी बड़ी इंटरेस्टिंग गलियां थी कि कभी हम ज़्यादातर आकर के तो अपने मेटरनल अंकल के घर रहते थे मस्कड़ में। तो वहाँ से हम जो सबसे बड़ी मशहूर जगह थी वो पहलवान की दुकान, तो वहां जाया करते थे सौदा लेने के लिए। तो सुबह जाना, दही दूध ले आना, तो आ जाना। सब्ज मंडी सब्जी के लिए चले जाते थे। तो ये ऐसा वो उस वक्त टाइम था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग था उस वक्त कि वो जो आजकल नहीं है कि कभी स्कूल से आना, उस वक्त छोटी क्लासों में थे, तो वहां पर लिंक रोड के पास हलवाई हुआ करते थे। बड़ी बड़ी उनकी चाटी होती थी और दूध। तो जब उधर से गुजरना थे, हलवाई ने क्या करना, हमें रोक देना। रोक करके तो वो अपनी वो उस कड़छी के साथ वो मलाई काट करके तो कहना हाथ निकालो तो ले लो। ऐसा जमाना था कि लोग बड़े खुश होते थे कि बच्चों को है दिया जाए। आज आप किसी से कोई चीज मांगो वो बोलेगा पहले पैसे दो। तो इतनी चेंज आ गई है इस जमाने में।
तो ऐसे वक्त गुजरा। वैसे हमारा मैक्सिमम जो मेरा बचपन है वो वही, जैसे मैंने कहा, ये किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह में गुजरा। मेरी प्राइमरी जो है वो मैंने किश्तवाड़ में की है, मिडिल मैंने डोडा में की है, और फर्स्ट ईयर टीडीसी जो थी मैंने भद्रवाह डिग्री कॉलेज से की, और मैट्रिक भी वहीं पर ही की थी। तो इस तरीके से मेरा जो बचपन है वो स्टार्ट हुआ। और अपब्रिंगिंग जो थी वो हमारी ये थर्ड जनरेशन जो थी फॉरेस्ट में थी। मैं थर्ड जनरेशन हूँ। मेरे ग्रैंडफादर भी फॉरेस्ट में थे, वो उस वक्त भद्रवाह जागीर के में थे। वो वहाँ चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर होता था। जब ये हमारे पंडित प्रेमनाथ डोगरा वहाँ के वजीर वजारत हुआ करते थे, तो एक चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर उनके साथ। मेरे फादर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर थे, बट वो रिटायर्ड एज ए डीएफओ हुए, तो हम उनके साथ रहते थे। तो मेरा वो फादर के साथ रहना और उनके साथ जंगलों में जाना, तो वो एक मेरी एक अर्ली एजुकेशन थी जो बड़ी नेचर के साथ मुझे जोड़ी जिसने। तो फादर जो थे, मुझे मेरा ख्याल है कि मैं कॉलेज पहुंचने से पहले मुझे ये बायोडाइवर्सिटी का तो पूरा नॉलेज उन्होंने दे दिया था। पौधे, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, पानी, ग्लेशियर्स, तो ये चीज़ें जो थी ना वो फादर से काफ़ी आती थी। जो हो सकता था उसी से ही मुझे शौक भी पड़ा इस लाइन में। तो ऐसे मेरा जो बचपन जो है वो स्टार्ट हुआ। बहुत खूब सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और जैसे सर आपने बायोडाइवर्सिटी का और थर्ड जनरेशन का जी। जो फॉरेस्ट का जुड़े हैं, सर मैं हाँ आपका जी। एक मैसेज एक देख रहा था जिसमें रायपुर दमाना में आपकी जो जी। आपने बहुत अच्छे तरीके से सर उसमें आमों के पेड़ लगाए हैं। हाँ जी। एवोकेडो जो है उसके अंदर आप ट्राई कर रहे कर रहे हैं, और हैं। नींबू के पेड़ स्टार ये फ्रूट किया डिफरेंट है, वैरायटीज, एप्पल बेर किया है। एप्पल बेर किया सर। तो ये हाँ दिखाता है सर किस तरीके से शुरू से ही थर्ड जनरेशन जी। आईएफएस होना या फॉरेस्ट होना, सॉरी, जी फॉरेस्ट जी। में जाना एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आज तक सर हम यही सुनते आए थे कि थर्ड जनरेशन आर्मी, थर्ड हाँ जनरेशन डॉक्टर्स, जी बट जी। शायद मैंने पहली बार सर थर्ड जनरेशन हाँ फॉरेस्ट से जुड़े फॉरेस्ट में। हुए प्रोफेशन बिल्कुल से किसी को सुना बिल्कुल। है। जी सर जी। आपने अपनी एजुकेशन की रुझान तो आपको रहा ही होगा, बिकॉज कि घर हाँ में जी। ही फॉरेस्ट में ही सभी काम कर रहे थे। शायद वही एक हम्म। प्रेरणा बना होगा आपका आईएफएस जी में जाने का। जी। सर आप शुरू से ही एकेडमिक्स में बहुत अच्छे रहे हैं। जी। और जैसे मैं पढ़ भी रहा था सर, आपको एक सर विलियम शिल्स छिलिक। अवार्ड, वो कॉमनवेल्थ मेडल भी जी। मिला है सर आपको। तो हाँ सर आप आईएएस हाँ। या कुछ और इंडियन फॉरेन सर्विसेज उनको भी चुन सकते थे सर। हम्म। आईएफएस को चुनना, क्या ये पारिवारिक परंपरा को निभाना था, या सर आपके अपने दिल में भी था कि आईएएस आईएफएस से बेटर मैं फॉरेस्ट सर्विसेज में जाना ज्यादा बेहतर समझूंगा? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, ये अपने हाथ में नहीं है। ये प्री डेस्टिन्ड है। सोचता आदमी कुछ है, जब स्टूडेंट पढ़ता है तो कहाँ कैरियर में पहुंचता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं शेयर करूंगा आपके साथ। सर मैं तो ये प्री डेस्टिन्ड होता है। मैं ऐसे आपसे जिक्र करूं कि मैं फर्स्ट ईयर टीडीसी जब मैंने किया भद्रवाह में, तो मैं उस वक्त डोडा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया था अपने फर्स्ट ईयर टीडीसी में। तो उन दिनों क्या होता था, वेरी इंटरेस्टिंग, के मेरिट के ऊपर वो दिया करते थे सीटें, तो मेडिकल कॉलेज की। तो फादर श्रीनगर के, तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे वो भद्रवाह के थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो वो कहने लगे मैंने लिस्ट देखी है तो आप उस सिलेक्शन लिस्ट में हो। तो अदरवाइज भी मैं फर्स्ट स्टैंड कर रहा था। तो एक महीना हो गया, 2 महीने, 3 महीने हो गए, तो कोई नाम नहीं। तो कोई तीसरे महीने पता लगा को मुझसे बहुत नीचे मेरिट में दो लड़के थे वहां के, मैं नहीं नाम लूंगा कौन थे। तो वो वहां पर उनको वो सीटें मिल गई तो मुझे आकर सुनाया। तो फादर ने कहा कि मैंने कहा आप कोशिश करो। कहते क्या कोशिश करनी है, अब यहाँ पर सीटें मिल गई हैं, आप आगे पढ़ो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं सेकंड ईयर में आ गया, कॉलेज में आ गया वहीं पर ही। तो हमारे डॉक्टर इकबाल हुआ करते थे प्रिंसिपल, तो वो मुझे काफ़ी लाइक करते थे कि जो पढ़ने लिखने वाला है। पर उनको बड़ा दुख हुआ क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर डीडीसी उस वक्त कॉलेज में हुआ करती थी। तो वो कहने लगे, वो ऐसा हुआ कि वो जो वहाँ मिनिस्टर थे उस वक्त, जो भद्रवाह वाले, वो हैपन टू विजिट हिज होम टाउन। तो क्या उन्होंने मुझे फादर को कहा लड़के को भेजो तो मैं इसे इनके साथ मिलाता।
तो जब मैंने ले करके, तो उन्होंने कहा जी आपने इस छोटे बच्चे का, गरीब बच्चे का गला काटा है जी, मेरे कॉलेज में फर्स्ट आया था, आपने इसको सीट नहीं दी। तो उसने बड़े एक शान से कहा, कहता इसमें क्या है, आपको तो यू शुड फील प्राउड कि मैंने एक ही जगह दो को सीटें दी हैं, ये तो बदरवा का ही नहीं है। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया उस वक्त। तो मैंने कहा जी ये तो आपने बड़ी ज्यादती की है तो मेरे साथ। तो मैंने गुस्सा था करने में कहा। तो उसने उस वक्त उसने कहा, मुझे आज तक वो गूंज जो है ना, मैं बहुत से लोगों को कहता हूँ कि कुछ ऐसी जिंदगी में बातें होती हैं वो मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ ऐसी होती हैं जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। दैट वॉज ए वेरी टिपिकल स्टेट। तो उसने कहा, ये सामने दीवार है, इसके साथ टक्कर मारो, खून निकलेगा, ठंडे हो जाओगे। तो बड़ा दुख हुआ। वो डॉक्टर इकबाल ने काफी उनके साथ गुफ्तगू हुई और काफी बेइज्जती की, मैं आ गया। फिर मैंने उसको आते आते एक बात कही, मैंने कहा, वो नाम ले करके मंत्री जी का, मैंने कहा आप देखना एक दिन आपने मुझे जहां से निकाला, मैं ऐसी जगह पर पहुंचूंगा, यहाँ पर आप मुझे देखोगे और देखना उस वक्त आप मुझे पहचानोगे या नहीं पहचानोगे, मैं पहुंच करके दिखाऊंगा। तो देखिए ऊपर वाले का ऐसा हुआ कि मैं एमडी कारपोरेशन आ गया। तो उनका लड़का जो था वो कारपोरेशन में शायद काम करता था, वो उस वक्त इन्वेस्टर से वापस आए थे, तो वो मेरे ऑफिस में आ गए। आ करके तो बैठे, कहने लगे एमडी साहब एक रिक्वेस्ट है। तो ये इस तरह काम था। मैं जी वो बाद में करेंगे, चाय का कप पीजिए आप। तो चाय का कप पीने लगे तो मैंने उनको कहा, साहब आपने मुझे पहचाना? कहने लगे नहीं। मैंने याद करो, इतने साल पहले की बात है। कहने लगे नहीं याद नहीं आ रहा। मैं जी मैं वही लड़का हूँ जिसको कि आपने कहा था कि टक्कर मारो खून निकलेगा, ठंडे हो जाओगे। आज ये वक्त आया कि मैं ऐसी कुर्सी पर बैठा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं। तो बहुत वो शर्मिंदा हुआ, कहने लगा, माफी मांगने लगे। तो कहने लगे देखिए ये डेस्टिनी की मैं बात बताने लगा, ये है। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि वो तो चांस चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छा, गुड स्पोर्ट्समैन था मैं, माउंटेनियर अच्छा था। तो एनसीसी में भी था। तो एनसीसी में मैं अंडर ऑफिसर था भद्रवा में। तो मैंने बी सर्टिफिकेट भी क्वालिफाई किया, सी सर्टिफिकेट भी किया। सो उन दिनों सी सर्टिफिकेट वाले को डायरेक्टली आर्मी में ले लेते थे। पर ऐसा हुआ कि एक दफा मुझे कॉल आनी थी, तो भेजी उन्होंने कि जी आओ और यहाँ पर आकर इंटरव्यू दियो। उस वक्त मैं शायद आर्मी अटैचमेंट के लिए आ गया था, टेंट डोगरा के साथ एनसीसी का, इधर कुपवाड़ा में। तो मेरी जगह मेरा ही नाम राशि एक लड़का था। तो वो चला गया इंटरव्यू के लिए। तो वो सिलेक्ट नहीं हुआ, पर वो चला गया। तो बाद में मुझे पता लगा। तो एनीवे मैंने सोचा कि ये भी मेरा डेस्टिनी नहीं है। तो फिर अब आगे 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 मैंने फिर बीएससी में, वो डॉक्टर इकबाल जम्मू ट्रांसफर हो गए। तो उन्होंने भी फादर को कहा इसको जम्मू भेज दो, ये यहाँ पर नहीं ठीक रहेगा। फिर जम्मू आकर के मैंने किया। तो जम्मू आकर के बीएससी की। तो यहाँ पर बीएससी में भी मैं फर्स्ट टू में था। मैं एक मेरे से ऊपर था, मैं शायद सेकंड था। तो उस वक्त फिर वो मेरिट पर ही सीटें थी, जम्मू में थी नहीं जी। तो कुदरती प्लांट साइंसेज के साथ में जुड़ा ही था। तो मैंने बॉटनी को सिलेक्ट किया। उस वक्त बॉटनी श्रीनगर में थी, बॉटनी जूलॉजी, बट मुझे केमिस्ट्री में भी सीट मिली थी जम्मू में, जो मैंने सरेंडर की। तो फिर इस तरह मैं चला गया। तो ये डेस्टिनी है कि उधर प्रीवियस एमएससी में श्रीनगर में था, तो उन दिनों ये एडवर्टीजमेंट निकलती थी फॉरेस्ट सर्विसेज की, मैंने भी अप्लाई किया। ऊपर वाले ने मेरी कोई सुनी या मदद की, तो मुझे सिलेक्शन हो गई। तो मैं प्रीवियस में ही था उस वक्त। तो मैं सिलेक्ट हो गया। हालांकि फाइनल मैंने बाद में किया आकर के। उस वक्त जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उनको कहा जी मैंने आगे पढ़ना है तो बताइए। और उस वक्त प्रोफेसर मल्होत्रा जो वाइस चांसलर जहाँ थे वो वहां पर थे श्रीनगर। तो काजरू थे, तो दोनों के पास गया मैं। कहने लगे पागल हो, लोग पढ़ते हैं नौकरी के लिए, आपको इतनी अच्छी सर्विस मिली है, अगर तुमने आगे पढ़ना होगा, ये हमारा प्रॉमिस रहा, वापिस आना तो हम आपको एडमिट कर लेंगे। सो ये है डेस्टिनी। ये कहाँ से कहाँ चले, कहाँ से कहाँ चले, मेरी डेस्टिनी थी ही जंगलात में, खाया था जंगलात का और जंगलात में आकर के पहुंच गए। तो ये है डेस्टिनी। और कहाँ से कहाँ पर आदमी पहुंचता है, तो क्या सोचा था। बट एनीवे वो ये मेरे साथ जुड़ा था, बचपन से ही फॉरेस्ट के साथ थे। तो मुझे ऐसा लगता था मेरी एक कंटिन्यूटी है ये फॉरेस्ट वाली, कि बचपन से लेकर सर्विस तक जो है ये कंटिन्यूटी थी। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कोई स्पेशल सर्विस ज्वाइन की है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ही एक फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में था, जिसको कि इकोसिस्टम कहते हैं। तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ये वो हम घर में देखते रहते थे, कामकाज का तरीका। तो वो सारा
जो था उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ सर्विस में। मुझे सर्विस में किसी को पूछने की जरूरत नहीं थी कि बहुत सी चीजें मैंने जो फील्ड की होती थी वो घर में ही सीखी। तो बहुत वो अच्छा रहा। तो दिस इज हाउ इट हैपेंड कि मैंने क्यों फॉरेस्ट सर्विस चुनी या कैसे फॉरेस्ट में आ गए। तो ये कोई प्री डेस्टिन्ड था। तो दिस हाउ आई लैंडेड इन द फॉरेस्ट सर्विसेज। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर। जी। और आई थिंक ये हमारे जो व्यूअर्स देख भी रहेंगे उनके लिए। कि कुछ मेमोरेबल फील्ड एक्सपीरियंसेस हो या चैलेंजिंग मोमेंट्स हो हाँ जो जी। आज भी आपके दिल में हो, आपको याद हो, जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें। मेरा तो मैक्सिमम टाइम जो था वो JNK में ही निकला। और उसमें जो मेरी 38 ईयर्स सर्विस हुई। 21 में मैंने ज्वाइन किया, 60 में मैं रिटायर हो गया। बड़ी यंग एज में मैंने ज्वाइन की थी ये। तो ऐसा है कि ये 38 ईयर्स में मैं बहुत लोगों से ये बात करता हूँ कि हमने ज़्यादा फॉरेस्ट सर्विस कम की और मिलिटेंसी के साथ कैसे चलना स्टेट में। तो वो हमारा टाइम कोई 20 साल तो उसी में ही निकल गए हमें। तो हमें तो सबसे ज़्यादा वास्ता तो हमें मिलिटेंटों से था, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, हम जंगलों में फिरते थे। तो शुरू से लेकर के आखिर तक यही रखा और बड़ा चैलेंजिंग रहा। इतना चैलेंजिंग था कि मैं कभी बात करता हूँ कि हम जो उस वक्त काम करते थे फॉरेस्ट सर्विस में, बहुत से लोग जो थे जो बाहर से खास करके हमारे IFS कोलीग थे, वो स्टेट छोड़ करके चले गए। अच्छा। और कश्मीर में कोई नौकरी करने के लिए तैयार नहीं था। तो बड़ा उस वक्त बिल्कुल क्यास था। तो बहुत से कम लोग थे जो कि उस वक्त काम करते थे। तो वो जम्मू के कुछ अफसरों को वो प्रेफर करने लगे। जो उस वक्त गवर्नर राज चलता था, जगमोहन का भी टाइम था, फिर बाद में बाकी भी आए, सक्सेना साहब आए और राय साहब आए। तो वो कहने लगे कि इनको लगाया जाए। तो वो इतना चैलेंजिंग रहा कि आपको मैं कुछ शेयर करूंगा यही फॉरेस्ट सर्विस के बारे में, क्योंकि ये दोनों चीजें बड़ी लिंक्ड है, एक दूसरे के साथ ये जुड़ी हुई हैं। तो मैं कोई 3 एपिसोड आपको सुनाऊंगा। एक फॉरेस्ट कारपोरेशन का एक्सपीरियंस सुनाऊंगा। एक मैं सुनाऊंगा ये जो हमारा रिसर्च विंग है उसका वर्किंग प्लान का। और एक में वाइल्ड लाइफ का कुछ सुनाऊंगा। तो आप देखेंगे कि कैसे एनवायरनमेंट में हम लोगों ने काम किया कि एक साइड से नेशनल इंटरेस्ट को देखना था, एक साइड से अपने आप को बचाना था एज ए सिक्योरिटी, और तीसरा डिपार्टमेंट के काम भी देखने थे और गवर्नेंस भी जो थी वो सारी चीजें जो देखनी थी। तो मैं पहले आपको एक नौशहरा का एपिसोड सुनवाता हूँ। मैं उस वक्त नौशहरा में पोस्टेड था। तो मैं हमारा रेजन चलता था और जब बॉर्डर एरिया में ज्यादा रेजन का काम था, ये चीड़ के जंगल थे। तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारा एक लेबरर जो है, तो चिंगस के पास जगह है आगे, तो उसको डूंगी ब्रह्मणा कहते हैं। तो ऊपर क्या है, वो पीर बदेश्वर है। उसके पीर बदेश्वर के नीचे उसको जी मार करके उल्टा लड़काया है। अब मैं पूछा, इंक्वायरी की कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। मैं मौके के ऊपर चला गया, जंगल के ऊपर। उसकी वो हिमाचल की लेबर थी। तो मैं और उससे बात करता हूँ, तो वो इतनी शाक में थी और उसकी लाश लड़क रही थी, तो वो कुछ बोलती नहीं थी। तो मैंने कहा हुआ क्या, तो वो कुछ नहीं बोले, टोटली शाक में। एनीवे मैंने उसको उठाया, उठा करके उस औरत को भी लाया, थोड़ा थोड़ा उसको काउंसलिंग की। तो बोली, कहने लगे यहाँ पर मिलिटेंट आए थे। तो वो किसी के बारे में पूछते थे तो हमें पूछने लगे। तो हमने कहा हम हिमाचल के, हमको नहीं पता। तो उन्होंने इसको मार दिया। मैंने गया, मैंने टूर बनाया, तो मैं उसी रास्ते से पीर बड़ेश्वर गया। वहां पर मैं जाता हूँ, एक गांव आता है रास्ते में, चिंगस के ऊपर है। तो क्या देखते हैं, थोड़ी बारिश थी, वहां पर बड़े बड़े जूतों के निशान लगे हैं। गांव बिल्कुल खाली है। खाली है तो मैंने पूछा किसी को, उधर रास्ते चलते गुज्जर, वो गुज्जर रहते थे पहले, वहां सूदन रहते थे, अब वहां पर ज्यादा गुज्जर रहते थे। तो वो, मैंने कहा क्या बात है, कहते हैं जी जहाँ कोई 12-13 मिलिटेंट आए हैं एक रात। और वो उस गुज्जर नंबरदार को, या सिपाही था, उसको ढूंढते हैं। तो उसको शायद पहले पता लगा, वो रजौरी भाग गया था। उस वक्त बलौरिया साहब जो थे स्पेशल कमिश्नर थे, रजौरी में थे। तो नीचे एक घराट था, तो उससे मैंने पूछा, कहने लगा ये हाँ, पर आप इधर नहीं फिरो, आप निकल जाओ इधर से। मैंने कोई बात। मैं रजौरी आया, आकर के इन्फॉर्मेशन मैंने पास ऑन कर दी। दूसरे दिन झंगड़ की साइड से भी और इधर चिंगस की साइड से, दोनों साइड से जो थी आर्मी गई। और जाकर के आप यकीन मानते हैं, 12 मिलिटेंट पकड़े उसी घराट के पास, उधर बैठे हुए थे।
तो ये इतना चैलेंजिंग, तो हम जंगलों में फिरते रहते थे, तो ये ऐसा काम हमारा चलता रहता था। फिर हमें एक उन दिनों एक बड़ा टास्क मिला। क्या टास्क मिला? शायद ग्लोरियस को इन्फॉर्मेशन आई कि हम ये काम करवाना चाहते हैं जिससे कि पब्लिक को नहीं पता लगे। उस वक्त क्या था कि ये जो पीर पंचाल का एरिया है, इसमें आर्मी नहीं थी। तो ये लोग आया करते थे, कुछ नौशहरे के रास्ते से, कुछ चिंगस के रास्ते से, दिल क्रॉस ओवर बुद्धल से जो जाते थे उधर। कहने लगे जी हमें ऐसे आदमी चाहिए जो पीर पंचाल को सारा वीडियोग्राफ करे, और हम इनके हाइड आउट, इनके रास्ते, वो सब मैपिंग करें। फिर हमने एक प्रोग्राम बनाया ग्लोरिया साहब के साथ। तो हमने नूरी शब से लेकर के बुद्धल तक टॉपो टॉप हम आए और सारी वीडियोग्राफी की। और एक पब्लिक में हमने, आज मैं पहली दफा शेयर कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त हमें था कि ये आप नहीं शेयर करना। कहने लगे हम पब्लिक में कहेंगे हम एक टूरिज्म की फिल्म बना रहे हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि टूरिज्म के लिए हो रहा था। तो उस वक्त था भी लेक्स थी ऊपर, तो हमने सारा किया। कर करा करके तो 2 वीडियो हमने तैयार किए। तो हमने सारे हाइडआउट्स, सारे जो कोठे, वो उनके रास्ते, जो ऊपर पीक्स थी, पीक्स के अंदर जो पहाड़ों के अंदर कुछ छुपने की जगह थी, सारी वीडियोग्राफी की करके हम नीचे आ गए। आ करके तो फिर हम, मुझे कहा कि आप चले जाओ। वहां पर एक हुआ करते थे माउंटेज की, वो इंचार्ज थे, क्या नाम है उनका, वो बीबीसी में काम करती थी पहले। तो कहने उनके पास जाओ, इसकी एडिटिंग करा लो। तो अब टूरिज्म के लिए कहा है, तो टूरिज्म का हम इसको कराते हैं। फिर मैं उनके पास चला गया, तो वहाँ 6 महीने रहे। तो उन्होंने कहा ये टूरिज्म की अभी बनेगी नहीं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव दूसरा था, आप दोबारा वापस जाओ। और जो मुगल रोड है, इसके साथ कनेक्ट करते हैं, उसकी वीडियो। फिर मैं वापस आया, फिर मैंने नौशहरा से लेकर के तो पीर की गली तक सारी दोबारा वीडियोग्राफी की। वो सराय सरुई सब कुछ कर दिया। करके फिर हमने स्टोरी बना दी कि जब मुगल्स आए, तो उसका नाम रखा फॉरगॉटन माउंटेन्स। तो वो करके हमने, वो एक टूरिज्म, तो वो सुरभि में काफी देर, 2 महीने सुरभि में चलती रही पिक्चर। तो उसमें ये हमने बनाई। बट जो रियल हमारा पर्पस था, वो 2 जो कैसेट्स बनाई थी, वो हमने आर्मी हेडक्वार्टर को दे दी। तो वो आज तक आर्मी हेडक्वार्टर्स में पड़ी हुई है। तो वो उसकी वजह से ये जितना पीर पंचाल और डोडा जो है, जहाँ पर आर्मी आई, उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी लोकेशंस की और वहां पर कमांडिंग पोजीशंस पर आई। सो दिस वर फ्यू चैलेंजेस जो हमारी फॉरेस्ट सर्विस में थे। तो इसे बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड रहा। ये मैंने एक एपिसोड, आपको दूसरा एपिसोड में आपको बताता हूँ कारपोरेशन में। कारपोरेशन में जिस वक्त मैं आ गया, उस वक्त ये मिलिटेंट जो थे, ये इन्होंने पूरा कंट्रोल किया था कारपोरेशन के ऊपर। डोडा में कोई मेरे ख्याल है 500-600 करोड़ रुपए की टिम्बर इन्होंने जला दी। उस वक्त काफी वो उसकी इंक्वायरी चली। कश्मीर में टिम्बर जो थी वो आती नहीं थी, अगर आती थी वो मिलिटेंट ही तकरीबन लाते थे, और जितने हमारे डिपो थे ऑक्शंस भी वो मिलिटेंट ही करते थे। तो बड़ी अजीब सिचुएशन, मुझे ऐसे सिचुएशन में लाया गया इन्होंने। जब मैं आया वहां पर, तो कुदरती मैं, जैसे मैंने पहले कहा, मैं भदरवा में पढ़ा हुआ था, तो मेरे काफी कॉन्टेक्ट्स थे। वो कॉन्टेक्ट्स का मुझे बड़ा फायदा रहा। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस चीज सारे को जो है रिहेबिलिटेट करना शुरू किया और अंडरस्टैंड किया क्या बात है। तो वो ऐसी बात थी कि वो जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनको प्रेशराइज करते थे कि हमें फाइनेंस करो, हमको खाने के लिए करो, हमें रहने के लिए टेंट दे दो, ये वो है। तो वो सारा उनके साथ मिलकर और कहते थे पैसे दो। जब वो उनको प्रेशराइज करते थे, तो कॉन्ट्रैक्टर कॉर्पोरेशन में करते थे कि जी हमें जो रेट दिए हैं इसको एनहांस करो, ये नहीं बताते थे क्यों। तो वो बाद में इस तरह दबी जुबान में कहते थे हमें ये जरूरत है, नहीं तो हमारी जो टिम्बर, तो जो नहीं देता था वो टिम्बर जला देते थे। तो ये वहां पर एक सिलसिला चला कि वो एक नेक्सस जैसा बढ़ गया सारा है। तो हमारे मुलाजिम जो थे वो बोलते नहीं थे, कुछ शायद उनसे मिले भी थे। इसी तरह कश्मीर में भी, कश्मीर में सारा काम जो ऑक्शन जो टिम्बर होती थी वो ही करते थे, वो सारा पैसा उन्हीं के पास जाता था। तो फिर वो सारा मैंने एडमिनिस्ट्रेटिवली भी चेंज किया, ये किया। तो ये डोडा के डिस्ट्रिक्ट जितना था, वहाँ जितने भी जंगल थे, उनके टिम्बर लाई। वो जो हमने आइडेंटिफाई किए गोल लोग थे, उनको पकड़वाया भी। और जो हमारे ठेकेदार थे, उनको भी थोड़ा सा प्रेशराइज किया। तो टिम्बर आनी शुरू होगी। मेरे टाइम में टच वुड कोई डिपो नहीं जला। और हमने उस वक्त वो सारी टिम्बर जम्मू लाई, सारी कोशिश करके, अपने कांटेक्ट से इंफॉर्मेशन पूरी आती थी। और ला करके आप यकीन करेंगे कि
उस वक्त कारपोरेशन बैंकरप्ट हो गई थी। 20 करोड़ उन्होंने जेके बैंक से लोन लिया था, वो नहीं दे पा रहे थे। मैंने 90 करोड़ रेवेन्यू उस साल दिया उसको। कारपोरेशन रोड हुआ था गोल गुलाबगढ़ में, तो वहां पर भी मैंने मंत्री को ले गया, वहां दफ्तर हमने ओपन करना था। तो वहां पर भी मिलिटेंट आकर के आर्मी वालों को कहते हैं इनको जल्दी निकालो, नहीं तो हम फायरिंग करेंगे। तो वहां पर भी वो सेम चीज हुई, वहां से लाना पड़ा और वो संगल धाना आकर के खाना खिलाना पड़ा। तो ये चैलेंजेस जो थे कुछ थे। अब मैं लास्ट में आपको वाइल्ड लाइफ का सुनाता हूँ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वाइल्ड लाइफ में जब मैं आया तो जो जितने भी मेरे वाइल्ड लाइफ के एरियाज थे, खासकर डाची गांव हो गया, आपका सोनमर्ग हो गया, हमारे वेटलैंड्स थे जो सिटी के अराउंड थे, जिस तरह एक शेलबुग आता है जो स्कीम्स के साथ है। फिर हाईगाम होकर है, तो होकर जो रास्ता है जो है वो सिटी के साथ है। हाईगाम जो है वो सोप रोड इसको जोड़ता है। तो ये नेटवर्क था। जब मैं आया तो सबसे पहले मैं डाची गांव जाता हूँ। डाची गांव जब चला गया तो उसके पहले मुफ्ती साहब की बेटी वहीं पर ही किडनैप करके हमारे गेस्ट हाउस में ही थी। तो वो सारा मैंने देख करके, तो आगे जब मैं जाता हूँ वहां पर पुराना गेस्ट हाउस है, तो वो नाले के क्रॉस जाता हूँ, वो अंडर कंस्ट्रक्शन था हमारा। देखता क्या हूँ अंदर, अंदर पूरे बेड पड़े हुए हैं, बर्तन पड़े हुए, और बाकी सामान भी था उनका जो था मिलिटेंटों का, पर वो चले गए थे। तो हो सकता है मेरे स्टाफ ने सुनाया होगा, तो मुझे मना किया उन्होंने, मैंने देखा वो। फिर मैंने पता किया तो वो ऊपर का हिस्सा डाची गांव का, एक साइड से पहलगाम, एक साइड से ये आता है सोनमर्ग, तो वो उधर खुले फिरते थे और वहीं से सिटी में अटैक करके वहीं पर छुप जाते। उस वक्त मेरे एक बड़े जाने पहचाने और प्रेमी थे, जनरल वीके सिंह, जो बाद में जनरल बने। तो जब मैं नौशहरा में थे वो कर्नल थे। तो हमने ये तब काफी काम, वो उनका बड़ा एक कहना था, कहते यार जो फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफिशियल है दे आर आइज एंड ईयर्स ऑफ आर्मी। और मुझे फिर बाद में पता वो सही कहते हैं, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है किसी के पास नहीं होती थी उस वक्त। तो वो उस वक्त जनरल बने थे इसके किलो फोर्स के कश्मीर में। तो उनको बात की, मैंने कहा जी डाची गांव को सैनिटाइज करवाना है। कहते कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप जो आर्मी का डाची गांव की साइड से पर डाला, एक पहलगाम की साइड से। तो जा करके ऊपर सारा तराल से लेकर वो सारा सैनिटाइज करके, और वो बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, मिलिटेंटों को मारा भी, कुछ भाग भी गए। तब से आज तक जो है वो बिल्कुल फ्री हो गया डाची गांव का हमारा इलाका। एक तो ये मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या चैलेंजेस रहे, और ये हमारे टाइम में यही रियल फॉरेस्ट्री थी कि दोबारा जो था सारे सिस्टम को दोबारा अपने पाँव के ऊपर लाना है, और कैसे ये लाया। और कश्मीर में इस हम तो थे ही फॉरेस्ट में, मैं काम भी करता था फॉरेस्ट में, लोग मुझे रिकग्नाइज करते थे, ऑफिसर बहुत अच्छे जिनके साथ मैंने काम किया, मेरे कमिश्नर सेक्रेटरीज बहुत थे जो थे। मैं बलोरिया साहब को अपना एक जो है मॉडल समझता हूँ, उन्होंने मेरी बहुत ग्रूमिंग की है कि कैसे काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करने हैं, मैं उनको गुरु ही मानता हूँ। मेरी पहली ट्रेनिंग जो हमारे बड़े अच्छे चीफ कंजर्वेटर थे नक्शबंद साहब, और उस वक्त वो मुझे एक उनसे पहले महाराजा के टाइम में हुआ करते थे पठानिया साहब, वो पठानकोट के पास जसूर जगह है वहां रहते थे, उनके पास वो भेजा करते थे, जाओ, कहने लगे अगर फील्ड फॉरेस्ट्री सीखनी है तो उनसे सीखो। तो उनका मुझे एक एपिसोड याद आता है कि जब उनके पास नया ऑफिसर आता था, यंग ऑफिसर, जिस तरह जेंटलमैन कैडेट होता है, तो वो बैठते थे, तो उनको कहते थे आप थ्योरी पढ़ करके आए और प्रैक्टिकल करो, उसके लिए मैं आपको वर्किंग प्लान एक्सरसाइज देता हूँ, 3 साल की होती थी। तो आपको 3 आदमी देता हूँ। तो आप पूछोगे क्यों 3 आदमी दिए, तो वो कहता था क्यों, कहते हैं अभी आपको फील्ड का पता नहीं है, तो आपको टेक्निकल लिखना पढ़ना, ये जो एक फॉरेस्टर दिया है ही इज एक्सपर्ट, ये आपको सिखाएगा, ये आपका एक गुरु। दूसरा उन्होंने कहा ये जो क्लीपर पकड़ना, हाइट देखनी, जंगल में कौन सा पेड़ निकालना है कौन सा नहीं निकालना है, ये उसमें माहिर है। उसने कहा ये पढ़ा लिखा नहीं है पर इसका एक्सपीरियंस बहुत है, ये दूसरा गुरु। अब तीसरा, तीसरा उन्होंने कहा ये नहीं पढ़ा लिखा है तो नहीं ये लिखने पढ़ने का काम करता है। तो उसने कहा कौन, इसका काम क्या है, उसने कहा ये इंतजामिया है। उसने कहा अपने जंगल में जाना है, वहां पर नहीं रोटी है नहीं पानी है, रहने की जगह नहीं है, ये आपको वहां रहने की जगह बनाएगा, रोटी और पानी आपको पत्थरों से भी निकालेगा, ये कभी आपको फाके नहीं मारने देगा। तो ये मैं आपको बताऊं, ये हमारे लोग थे जिनसे कि हमने ये फील्ड जो है फॉरेस्ट्री सीखी। उन्हें बात इस वक्त एक और जिक्र करूंगा, वो इस वक्त दुनिया में नहीं है। हमारे एक चीफ कंजर्वेटर हुआ करते थे पटनायक साहब, उड़ीसा के, इज ए वेरी गुड जेंटलमैन एंड वेरी इंटेलिजेंट, बहुत गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो बहुत ही अच्छे थे वो।
तो मैं चीफ कंजर्वेटर हेडक्वार्टर था उस वक्त, तो वो प्रिंसिपल सी थे। तो मैंने एक दिन किया, मैंने कहा साहब मुझे एक बात बताइए। कहने लगे क्या? मैं कहा, आपके कमरे से जो भी निकलता है बड़ा खुश होकर के निकलता है। कहते हैं कि वाह वाह, कैसे है ये पटनायक साहब, बहुत ही अच्छे अफसर है। तो मैंने आपके काम हो जाते हैं? कहते हैं काम हो ना हो, पर यह है कि ऑफिसर बहुत अच्छा है। मैं करते क्या है? कहते हैं जी वो जो जिसके लिए हम आए थे, तो वो उन्होंने हमको बताया। मैं फिर गया उनके पास। मैंने कहा जी ऐसा ऐसा है, आप करते क्या हो? सभी के काम कर देते हो। मैंने कहा वो तो पॉसिबल नहीं है। कहते हैं देखो, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े लेवल है, नीचे से लेकर के ऊपर तक, चीफ सेक्रेटरी तक, चीफ मिनिस्टर, मोदी हो कैबिनेट तक। कहते हैं ना किसी के लेवल के ऊपर काम निकल जाता है, सभी की डेलीगेशन। देखो इतनी अच्छी बात उन्होंने सिखाई, और उसको मैंने फॉलो किया अपने रेस्ट ऑफ सर्विस में। तो कहने लगे कि जो भी आता है, अगर खुद काम कर सकते हो कर दो, नहीं करोगे तो जो करने वाला है उसको रेफर कर दो। तो अगर आपको वो भी नहीं होता है, तो अगर कोई और हायर अप है उसको रेफर कर दो है। तो नहीं तो अगर नहीं कर सकते उसको रास्ता बता दो कि ये होगा, यहाँ पर जाओ, ये लिखो, मैंने लिख दिया है, तो उसके पास चले जाओ। तो कहते हैं इस तरह क्या है कि अगला सेटिस्फाई होता था कि कम से कम मेरा कागज जो है रिजेक्ट नहीं। बहुत हाँ आई थिंक सर जो आपके इंसिडेंसेस आपने बताए, आई हाँ थिंक जी। सर वो हमारे बडिंग जो फॉरेस्ट में लोग जा रहे हैं या जेकेएस कर रहे हैं या फिर आईएएस के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए सर बहुत बड़ी लर्निंग है, क्योंकि लीडरशिप लेसन्स एक्सपीरियंस के साथ आते हैं सर। जी आप डे वन से नहीं सीख सकते, और वो भी काफी फॉर्चुनेट हैं कि और सर हम भी बहुत फॉर्चुनेट हैं कि अगर आज आज हम आपको कवर कर रहे हैं ये एक्सपीरियंसेस को ही कैप्चर करने के लिए। सर तभी टेल्स हमने शुरू किया था। लाइफ जर्नी तो सर कवर करते ही हैं इसमें हम। लाइफ जी जर्नी के साथ साथ उन एक्सपीरियंसेस को भी सर डिजिटली रिपोजिटरी में हम कहीं ना कहीं बंद करके रख रहे हैं सर, कि फ्यूचर में लेट से आफ्टर 30 ईयर्स, 40 ईयर्स और 50 ईयर्स, अगर सिमिलर कंडीशन में कोई फॉरेस्ट में ज्वाइन करता है, वहां पर जाके उसको फिर से व्हील को इन्वेंट नहीं करना पड़े या री इन्वेंट ना करना पड़े। आपके लीडरशिप लेसन जो आपने बताए अपने बारे में भी, और आपने ऑफिसर्स के बारे में बताया किस तरीके से इन्वायरमेंट मैनेज करने से लेके, अब ये नहीं कह सकते कि वहां पे मिलिटेंट्स हैं तो मैं उस एरिया में नहीं जाऊंगा। नो नो, आपको उसी बिल्कुल इन्वायरमेंट को ही अपने हिसाब से कंड्यूसिव करके काम करना है। ये सारे लीडरशिप लेसन सर करंट में भी और फ्यूचर में भी इस डिजिटल रिपोजिटरी के द्वारा जी। हमेशा के लिए सर सहेज लिए गए हैं। सर अब हम आते हैं आपके रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है सर, और क्लाइमेट चेंज के एरा में हम्म इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट हो गया है सर? हम्म। आपके हिसाब से कॉमन सिटीजन को इसमें क्या रोल अदा करना चाहिए जो शायद वो नहीं अदा कर रहा है? देखिए, ये तो मैं मेरा बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, और मैं स्कूलों कॉलेजों में इसके बारे में बहुत सी चर्चा करता हूँ। पहले मैं आपको बात बताऊं, इन्वायरमेंट के इस वक्त जो बड़ा सीरियस इशू हुआ है। एक वर्ल्ड वॉच की स्टडी हुई है, और WWF की। उसमें उन्होंने कहा कि जो हमारे अर्थ के रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, और जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, इसका इम्बैलेंस जो है ना, हो गया है, बैलेंस जो है वो खत्म हो गया है। कहते हैं, उन्होंने ये कैलकुलेट किया है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारी वर्ल्ड की 1971 की पॉपुलेशन है, दैट इज द लेवल जिसमें ये सस्टेनेबल हो सकती है। तो उनका यही कहना था कि अगर हमने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है, एनवायरनमेंट को बचाना है, तो पॉपुलेशन जो है इसका कंट्रोल जो है बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए कि उसके बाद कितनी कॉन्फ्रेंसेस हो गई, उसमें अर्थ समिट हुई, फिर उसमें कॉप्स जो वो डिफरेंट कॉप्स हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज की हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग की हो रही हैं, पोल्यूशन की हो रही हैं। उसके बाद फिर MNGs हुए, मिलीनियम गोल्स हुए, फिर SDGs Yes, हुए जी। जो इस वक्त चल रहे हैं, सस्टेन। वो होते हुए भी आप देखिए कि पॉपुलेशन इस वक्त मेरे ख्याल है 7 बिलियन के करीब टच कर रही है। तो कुदरती बात है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इसकी रिक्वायरमेंट्स जो है बहुत है, नेचुरल रिसोर्सेज की, लाइवलीहुड्स की, अर्बनाइजेशन जुड़ी हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जुड़ी हुई है। और उतने ही नेचुरल रिसोर्सेज जो है फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी वो उतने एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं,
और जितने ज्यादा एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं सस्टेनेबिलिटी करने के लिए। अच्छा, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आ गई, कोई नया प्रोजेक्ट आता है उसकी EIA होती है। और काफी मैंने इसमें 2 साल काम किया, मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें नॉर्थ जोन की कमेटी में रखा था एनवायरमेंटल अप्रेजल के लिए। तो ये हाईवेज, ये रेलवेज, टनल्स, ये सारे डैम्स तो आते थे, तो हम देखते थे कि कितना मुश्किल है। एक दफा एक रोड का प्रपोजल आया, शायद पाउडर की साइड का था, या मेरे ख्याल पाउडर की साइड का ही था, जहाँ इधर जत्थिन की। आप यकीन मानेंगे उसमें 3 से 4 हज़ार ट्रीज ऐसे काटे जा रहे थे उस रोड कंस्ट्रक्शन में, डैम के लिए, कि आप सोचिए कि कितना डैमेज होगा। और वो ऐसा वर्जिन फॉरेस्ट के वहां तक अभी तक जो है डिपार्टमेंट ने भी कभी फेलिंग नहीं की थी, बड़ा रेयर। तो उसके ऊपर हमको काफी सख्ती करनी पड़ी और हमने कहा अलाइनमेंट चेंज करो, इट्स नॉट अलाउड। तो बड़ी मुश्किल से इंजीनियरिंग नहीं मानते थे। तो ये मेरा कहने का है कि कितना कितना स्ट्रेस है इस अर्थ के ऊपर और कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इसमें एनफोर्समेंट का बड़ा रोल है। जिस तरह मैं एनफोर्समेंट का आपको बताऊं, मैं जब चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आया तो बड़ा चैलेंज वहां पर आया। उस वक्त क्या था, जहां पर पेस्टिसाइड्स फैक्ट्रीज बहुत आ रही थी, तो सांबा और कठुआ में तो बिल्कुल ही पोल्यूशन थी, बहुत उस वक्त हल्ला गुल्ला था। आजाद साहब शायद उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा सेठ साहब इसको कंट्रोल करना है, हालात बड़े खराब हो गए हैं। तो कहने लगे आप जाओ उधर। तो आप यकीन मानते हैं कि उस वक्त सारी पेस्टिसाइड साइड इंडस्ट्रीज को हमने एनफोर्समेंट में लाया, उनके जो जो भी पैरामीटर्स थे उनको दोबारा किया, थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ी, जुर्माने भी किए। तो इस वक्त कोई बात नहीं सुनाई देती है उनके बारे में, तो हर एक चीज नॉर्म पर आ गई। तो कहीं पर जो है एनफोर्समेंट भी करनी पड़ती है, रूल्स भी अप्लाई करने पड़ते हैं, कई दफा मोटिवेशन भी होती है, अवेयरनेस भी होती है। तो जो डेली लाइफ है उसको एनवायरनमेंट जो है शुरू से लेकर आखिर तक जो है बिल्कुल टच करता है। तो इसमें यही है कि जो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस दी जाती हैं कि सबसे पहले अपना जो इंडिविजुअल का एनवायरनमेंट है उसको आप ठीक करो। हैं? जिस तरह के पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, गंदगी मत डालिए, वेट एंड ड्राई जो वेस्ट है उसकी बिल्कुल। सेग्रीगेशन कीजिए, STPs बनाइए। ये एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर में भी यही किया कि कोई नई स्पीशीज लानी है जो इस क्लाइमेट को सूट करते हैं। और हम देख रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा, मैं अपने फार्म में ट्राई करता हूँ, जो पहले स्पीशीज यहाँ पर नहीं होते थे आप बहुत अच्छे हो रहे हैं। मैं तो हैरान हुआ कि स्टार फ्रूट यहाँ पर इतनी अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है, जो कि मैंने सोचा ही नहीं था कि यहाँ पर। अच्छा, एप्पल बायर बहुत अच्छा कर रहा है, और कोई ऐसी चीजें हैं कि जो मैं देख रहा हूँ कि, और जो जहां पर हो रही हैं उनमें बड़ी डिफिकल्टी आ रही है। मैंगो की इतनी अच्छी फ्रूटिंग नहीं हो रही है। तो ये जो चीजें हैं जो आगे आगे आ रही हैं, तो इन्वायरमेंट का बड़ा चैलेंज है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी बड़े एफर्ट्स हो रहे हैं, और नेशनल लेवल के ऊपर पॉलिसीज बढ़ रही हैं एनवायरनमेंट की, रूल्स रेगुलेशन हो रहे हैं इन्फोर्समेंट के लिए। बट सबसे ज्यादा जरूरी जो है सिटीजन का रोल है, कि सिटीजन जो है वो एनवायरनमेंट कॉन्शियस होना चाहिए। और एनवायरनमेंट कॉन्शियस होगा तो वो जो है वही एक एजेंसी बन जाती है लोगों को, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए कि ये मत कीजिए वो मत कीजिए। अभी इस वक्त एक तो पॉपुलेशन तो कंट्रोल करनी है, अपनी जो डिमांड्स हैं उनको कम करना है, पर ट्री, क्योंकि ट्री जो एक जो है ये बड़ा सोर्स है कार्बन सिंक का। जो एटमॉस्फेयर की कार्बन है उसको जो सिंक करता है, तो जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे उतना ज्यादा कम ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने जो है बहुत जरूरी हैं। और इस वक्त बहुत सेटिस्फेक्शन होती है कि जो हमने 20 साल पहले काम ये शुरू किया था अंडर नेशनल एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन, नेशनल ग्रीन कॉर्प्स जो स्कूल में क्लब्स थे, उसमें काफ़ी NGOs आगे आए जो इस वक्त भी काम कर रहे हैं, स्कूल्स भी कर रहे हैं। और इस वक्त काफ़ी अवेयरनेस है एनवायरमेंटल एजुकेशन की भी, तो बच्चों को भी अवेयरनेस है, सिविल सोसाइटी को भी है। और सारे जो जब भी सीजन आता है वो बढ़ चढ़ करके जो करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि एक तो आगे पीछे का जितना भी है आप अपना एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन रखिए, और गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कीजिए। तो और दूसरा प्लांटेशन जो है इसके ऊपर बहुत जरूर दीजिए। ये चंद बातें मैं जो जरूर जो है एनवायरनमेंट के लिए करूँ। सर बहुत बढ़िया है सर। और आई थिंक सर जैसे अभी हम रिंग रोड पे जाते हैं सर तो देख रहे हैं कि कचरे के पहाड़ लगने शुरू हो गए हैं, जी। क्योंकि जितना कचरा प्रोड्यूस हो रहा है उतना कहीं ना कहीं हम उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज हम्म, प्लास्टिक अभी भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा और है। सर जैसे आपने बताया 50-60% तो सर जेन्युइनली पेड़ लग रहे हैं, और 40-50-40% के करीब ऐसे हैं
कि पेड़ लगते हैं लेकिन पेड़ रह नहीं पाते सर, ड्यू टू सरवाइव नहीं करते। सरवाइव नहीं कर पाते। तो सर मैं कहीं देख रहा था कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने क्या किया है, एक पेड़ मित्र बना दिए हैं सर, जैसे आदिवासी एरियो के अंदर, कि अगर पेड़ लगाया है तो उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि आप इस पेड़ को 5 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए, ये आपकी संपत्ति है। और उसके बाद उसको कुछ ना कुछ उसकी रेम्युनरेशन भी देते हैं इन फॉर्म ऑफ कोई फूड आइटम या कोई चीज दे देते हैं, जिससे कि एटलीस्ट उसको भी ये अट्रैक्शन रहती है कि मुझे इस पेड़ को सरवाइव करवाना है। तो हाँ जी। उन्होंने सर एक सर्वे किया कि नॉर्मल पेड़ लगाना प्लांटेशन ड्राइव में, और एक वृक्ष मित्र, उसको अगर हम रख लेते हैं तो दोनों के बीच में सर 30% से करीब पेड़ का जो बचना है वो हो जाता है, जिससे कि जो इन्वायरमेंट के लिए भी बेटर है। एंड सर बहुत सारी सर चीजें आज आपने अपनी शेयर की है। अब अपने पॉडकास्ट के जो अंतिम चरण में है सर, जी। इसमें आपने लीडरशिप की बात की सर, एनवायरनमेंट की बात की सर, और आपने ये बताया कि अब अगर पेड़ नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस जो क्रिएट हो रहा है, इस इम्बैलेंस को भरना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। क्योंकि सर अब रीसेंट एनवायरनमेंट के चेंजेस देखते हैं, अगर कल की बात करते हैं, आंधियां तो सर पहले भी चलती थी लेकिन उस मैग्नीट्यूड की आंधियां चलनी शुरू हो गई हैं जो कभी हमने नॉर्थ ऑफ इंडिया में सुनी नहीं थी। कल 90 लोग जो है वो यूपी में वो आंधियों की मार की वजह से नहीं बचे। तो आज हम बैठे हैं सर 14 मई के ऊपर, और 14 मई में वो मौसम नहीं है जो शायद आज से 10 साल पहले मई के महीने में होता था। बिल्कुल। काफी ज्यादा सर चेंजेस आए, और आपने कहा उसका एक इंडिकेटर ये भी है कि जो पेड़ शायद पहले नहीं लगते थे, जो फ्रूट यहाँ पे नहीं लगते थे, वो भी सरवाइव करना शुरू हो गए हैं। सो ये आप भी एक। हैरान रहेंगे, आपकी बात जी। जुड़ती है। पिछले 2 साल से जहां पर मैंने समर एप्पल काफी लोगों को दिए हैं, आप खुद भी लगाए हैं, और जो इस साल फ्रूटिंग हुई है समर एप्पल की, इस सीजन की वजह से, आप हैरान रहेंगे। मैंगो जो थे उनको, उनकी फ्रूटिंग नहीं हुई है, पर एप्पल की फ्रूटिंग इस साल बहुत हुई है। ये है क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और सर थैंक्स सर फॉर स्पेयरिंग योर टाइम, इतना सर टाइम आपने दिया। और सर हर आपके एक जो सेंटेंस है या जो आपकी लाइफ जर्नी है, हर लाइफ जर्नी का माइलस्टोन जो है सर हम सब के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक है। चाहे हमें पहले भी मैंने टच किया, चाहे लीडरशिप हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, हेरिटेज में सर आपको देखते हैं सर कि आपका जितना एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट है उतना हेरिटेज कंजर्वेशन में जी भी जी। है। क्योंकि ये सब चीजें मुझे लगता है कि एक इकट्ठा एक पैरेलल थिंकिंग के ऊपर ही है सर, कि इन्वायरमेंट, हेरिटेज, हिस्ट्री और कहीं ना कहीं लीडरशिप, जो सर आपने सब समयों में सर आपने डिस्प्ले की है। और अंत में सर मैं डॉक्टर विकास से बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो एक सर बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर विकास जम्मू के सारे देवी देवताओं को इकट्ठा करते हैं और एक वोट ऑफ थैंक्स देते हैं हमारे गेस्ट को, और जिससे कि बहुत अच्छा सा एक एनवायरनमेंट बिल्ड हो जाता है। और सर मैं डॉक्टर विकास से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये उस परंपरा इससे, को। अगर आपकी इजाजत हो, इससे पहले एक लाइन कहूंगा मैं। प्लीज सर, प्लीज सर। हाँ। आपने हेरिटेज की बात की। मैं एनवायरनमेंट का काम करता था। इन टेक वालों का जो मिशन है वो कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज है। तो उन्होंने कहा जी हमारे साथ काम करो, और उन्होंने मुझे को कन्वीनर स्टेट का बनाया। उससे पहले अ, हमने ये जो इको क्लब बनाए थे, तो सभी कहने लगे कि ये स्कूलों में एक प्रोग्राम होगा तो इसमें एनवायरनमेंट क्या पढ़ेगी, इनको फील्ड में ले जाओ। तो आप यकीन मानेंगे, मैंने बहुत सी रिसर्च की कि कहाँ पर बच्चों को लिया जाए जहाँ पर इनको कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल हेरिटेज दोनों का जो है लेसन दिया जाए। उसमें हमको डुड्डू वैली जो थी, वो बेस्ट लगी। क्योंकि वो एक ऐसी जगह है कि आप शुरू हो जाए चनैनी से आगे तक, एक शैविज्म का बहुत है वहां पर। टेम्पल्स बहुत हैं, हमारे हेरिटेज है, सुध महादेव की है, गौरीकुंड है। इसी तरह आगे चले जाओ आप, वासुकीनाग है। और दूसरा, रिवर तवी का बहुत से लोगों को पता नहीं था इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आती है और इसका फायदा क्या है। अच्छा, नेचुरल स्प्रिंग्स वहाँ है, नेचुरल हेरिटेज का बहुत था। तो मैंने वो डिसाइड किया। तो 3 साल में जम्मू प्रोविंस के बच्चे मैं डुड्डू लेता रहा। और आप यकीन मानेंगे, 3,000 से कोई 3,500 बच्चे 3 साल में मैंने विजिट करवाए वहां पर। और ये हमारा 3 दिन का कैंप होता था। फर्स्ट डे कल्चरल हेरिटेज का, 2 दिन जो होता था नेचुरल हेरिटेज का। और उसमें हम यही फॉरेस्ट के बारे में, लोगों की सस्टेनेबिलिटी क्या है, बच्चों को कहना जाओ देखो गांव में जाकर के ये लोग कैसे जंगल की चीजें खाकर देखते थे। और इसमें एक इंटरेस्टिंग, मैं एक एपिसोड बताऊंगा, जो बच्चे अगर सुन रहे होंगे वो हंसेंगे। हम डुड्डू के अंदर जा रहे थे, तो वहां पर मैंने
एक झाड़ी देखी, तो बच्चों को कहा जाओ तो इसको तोड़ो, तोड़ करके तो मुझे दिखाओ। तो बच्चों ने लाई। मैंने ये क्या है? तो कोई कहने लगा बुश है, कोई कहने लगा ये है, तो वो है। तो मैंने कहा नहीं, ध्यान से देखो क्या है। तो एक शायद जोधामल स्कूल का था या हेरिटेज का, बड़ा शार्प बच्चा, कहने लगा सर आई कैन टेल यू। मैंने कहा आप बताओ। कहने लगा सर दिस इज क्वेश्चन मार्क। आप समझ गए जी। हैं? वो क्या था? कसरोड़। जी। कसरोड़ ऊपर से मुड़ी है, कहने लगा सर इट इज क्वेश्चन मार्क। दिस इज हाउ यू कनेक्ट राइट। बच्चों को विद द नेचर। और तब उसको मैंने कहा आपके घरों में खाते हैं, आपकी मम्मी बनाती है? कहता सर मुझे नहीं पता था, देख कसरोड़। देखिए वो छोटी सी चीज बताने से पूरा एक एनवायरनमेंट का उसको एक नॉलेज मिला, उसने घर की भी बात की होगी और इस सब पता लगा। ये छोटी छोटी बातें मैंने इस तरह शेयर करता हूँ ना, क्योंकि मैंने काफी काम किया बच्चों के साथ, उनसे सीखने का भी मुझे मिला, और एनवायरनमेंट उनको बच्चों को बताने का भी हुआ कि जी कैसे ये हुआ। और खासकर जो हमने कॉम्बिनेशन एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट और WWF का जम्मू यूनिवर्सिटी में किया, तो उसमें मल्होत्रा साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो वो चाहते थे कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन यहाँ पर, एंड पहली यूनिवर्सिटी है स्टेट में जिसने इन्वायरमेंटल एजुकेशन का काम शुरू किया। तो हमने सभी ने मिल करके उस वक्त इसको स्टार्ट किया। और मैं बहुत खुशी होती है, बहुत सेटिस्फेक्शन है कि इस वक्त अच्छे इन्वायरमेंटल टीचर निकल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट होगी, स्कूलों कॉलेजों में ये पढ़ाया जाता था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंपलसरी सब्जेक्ट किया था, यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा था, गवर्नमेंट की कंटेम्प्ट हो गई थी। तो उस वक्त हमने बहुत मेहनत करके ये सिलेबस भी बनाए और इनको चलाया, और इस वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। सो दिस इज आवर कंट्रीब्यूशन फ्यूचर के लिए, कि जो हम राइट। बच्चों को देगी चले। हमारी एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में ही, तो उसने कहा जी लेक्चर देने के लिए मैं गया। तो कहने लगे जी पहचाना? मैंने कहा नहीं। कहने लगे याद करो? मैंने कहा नहीं। कहती मैं आपने नेचर क्लब बनाया था, तो मैं उस नेचर क्लब की एक मेंबर हूँ, इको क्लब की। एंड नाउ शी इज ए प्रोफेसर। आप देखिए कि उसको जो बताया होगा, और इस वक्त वो इतना अच्छा काम यूनिवर्सिटी में ही है, तो वो कर रही है। सो दिस इज व्हाट वी कैन पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल। यही एक चीज है, और क्या है? कुछ तो साथ जाना नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो आगे दादा दादी नानी जो घरों में बताती थी, अब कोई ऐसा माहौल नहीं है। तो ये एक माहौल ऐसा है कि हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, डॉक्टर साहब जैसे लोग हैं, जो बड़े अच्छे बुद्धिजीवी हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो अपनी ये जो वेल्थ है, नॉलेज की वेल्थ है, तो उसको अपने पास सीमित करके नहीं रखा है, उसको शेयर किया है और आगे पास ऑन किया है, और लोगों को इस चीज़ का फायदा हो रहा है। तो मैं सभी को कहूंगा कि जो उसके पास जो कुछ भी है एनवायरनमेंट के लिए है, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए है, खुद भी अच्छा कीजिए काम, और अगली जनरेशन को भी आप अच्छा एक मैसेज दे करके चाहिए। बस ये शेयर करना है। अरे डॉक्टर साहब बहुत आपको। बढ़िया डॉक्टर साहब, आप शुरू कीजिए। डॉक्टर साहब जब से शुरू करेंगे सर, एक और अच्छी चीज है कि अब गुजरात यूनिवर्सिटी ने MBA इन सस्टेनेबल मैनेजमेंट शुरू किया है। और जी ये जी कोर्स उन्होंने 6 महीने पहले किया है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे CEOs नहीं चाहिए जो खाली फाइनेंस और रेवेन्यू में बात करें, हमें ऐसे जी CEO चाहिए जो सस्टेनेबिलिटी में बात करें। तो वो एग्जैक्टली। भी उन्होंने अब एक कोर्स है जो बहुत बढ़िया कोर्स उनका शुरू हो गया है। शायद काफी यूनिवर्सिटीज MBA इन सस्टेनेबिलिटी भी शुरू करेंगे, अच्छा। जो ओह जो वेरी अपने में गुड। एक बहुत अलग किस्म का कोर्स होगा, लेकिन रिक्वायर्ड कोर्स होगा। हाँ, अभी निश्चित। तो लॉ डिपार्टमेंट में इन्वायरमेंट लॉ भी पढ़ाया जा रहा है, जी तो अब बिल्कुल। बहुत अच्छा हो रहा है। जी सर। हाँ जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर CM सेठ सर, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी तवी टेल्स टीम की ओर से। सर, आपकी जर्नी, आपकी पैदाइश जम्मू सिटी से आप निकल के जम्मू प्रदेश ही कहूंगा कि पहाड़ियों में गुजरा। वहाँ मैं कहूँगा फॉरेस्ट्री जो है वो आपकी जीन्स में थी। थर्ड जनरेशन फॉरेस्ट सर्विसेज में आप आए। जी जैसे अजय जी ने बात की कि आर्मी के होते हैं सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, आप फॉरेस्ट्री में थर्ड जनरेशन है। हाँ और जी समझो कि आपके खून में ही वो चीज थी, तो नेचुरली वो आप में आई। तो सर, बहुत ही अच्छा लगा आपकी पूरी जर्नी, कि खासकर जो टेररिज्म का टाइम था, मिलिटेंसी का टाइम था, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए। आपने फॉरेस्ट में काम करते हुए, फॉरेस्ट सर्विसेज में काम करते हुए, आर्मी के एयर्स एंड आईज के तौर पे कैसे काम किया, कैसे उनके लिए जो हमारा पूंछ राजौरी वाला एरिया जहां टेररिज्म था, वहां जी किस तरीके से वीडियोग्राफी करके
आपने एक देश की रक्षा का काम भी, एनवायरनमेंट तो बचाना था ही आपका मकसद, लेकिन देश की रक्षा भी आपने की उस वीक ऑफ टेररिज्म में। और आपने कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक किस्म से रिस्टोर किया कश्मीर वैली में, तो वो सर बहुत ही सराहनीय है। हम आपके आभारी हैं, और बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है कि जाके टेररिस्ट के साथ कंटैक्ट्स एस्टेब्लिश करके वहां पे मेन स्ट्रीम करना डिपार्टमेंट्स को, उनकी फेथ जीतनी, उनके उनके साथ पूरा डीलिंग करना। मुझे लगता है ये कोई आसान काम नहीं था जो आपने किया, क्योंकि आप उस तरह से टेम्परामेंट रखते थे। और आप हर तरीके से, जैसे आपने सिक्योरिटी नहीं रखी, मतलब ये टैक्टिकल डिसीजंस थे कुछ आपके कि जो काम आए। और मुझे लगता है कि बहुत ही सूझबूझ के साथ आपने जैसे अपना ड्यूटी को निभाया, और एक आर्मी पर्सन से के जैसे ही आपने सर अपना कार्य किया फॉरेस्ट में रहते हुए। और उसके साथ साथ सर आपने आगे जो एनवायरनमेंट के लिए काम किया, और हेरिटेज के लिए भी सर आपने अपना योगदान दिया। ये सर बहुत ही इंस्पिरेशनल है। सर तवी टेल्स पे आके अपनी अपनी इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी एक्सपीरियंसेस और विजडम हम सबके साथ शेयर करने के लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सिर्फ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व नहीं किया, बल्कि जनरेशन्स को एनवायरनमेंट और हेरिटेज के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाने का काम भी किया है सर। आपके थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और विजन डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स, स्पेशली यूथ को इंस्पायर करेंगे कि डेवलपमेंट के साथ साथ नेचर और हेरिटेज प्रिजर्वेशन भी सर उतनी ही जरूरी है। सर हम आपकी हेल्दी, हैप्पी और इम्पैक्टफुल लाइफ की कामना करते हैं। माता वैष्णो देवी, बावे वाली माता, कुल देवी, कुल देवताओं से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो आपको लंबी उम्र दें, आपको पूरा आशीर्वाद दें। और आप जिस मिशन के साथ सर आपने लाइफ जी है, और आपके जो अनफिनिश्ड टास्क हैं, आप उनको कंप्लीट करें। आप इसी तरह हम लोगों को ब्लेस करते रहें और इंस्पायर करते रहें। और यदि फ्यूचर में भी हमें कभी मौका मिले सर, हम अपना कीमती समय जरूर दें तभी टेल्स के प्लेटफॉर्म जरूर। को। सर मैं पूरी टीम की ओर से आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आपको अपना कीमती समय देने के लिए। सर जय डुगर, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। शुक्रिया आपका, आपकी टीम का शुक्रिया, अजय जी का, डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, आपने मौका दिया। और टाइम जो था वो बड़ा जो आपका है वो बड़ा लिमिटेड टाइम है, इसमें सारी बातें नहीं हो सकती हैं, पर आपने पूरी कोशिश की मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की। और जो रह गई कोई इन्फॉर्मेशन, मुझे लगता है कि कभी दोबारा आप कभी किसी एपिसोड में आएंगे तो कुछ बातें ऐसे कहेंगे जो कि डिपार्टमेंट के बाहर भी गवर्नमेंट ने मेरी सर्विस ली, जिसके बारे में मैंने कोई बात आज नहीं की, क्योंकि आज सिर्फ एनवायरनमेंट की बात थी, इसलिए मैंने उस इशू को टच नहीं किया। आप उसको भली भांति जानते हैं, तो इसलिए कभी दोबारा आपका हुआ तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो टाइम को मद्देनजर रख करके आपने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लिया, और मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ कि इतने सालों के बाद आपने मौका दिया, और हमें भी एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आपके प्लेटफार्म से पब्लिक तक अपनी बात कहने की। तो ये एक बड़ा रेयर अपॉर्चुनिटी होती है, तो उसके लिए मैं दिली तौर पर आपका धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद।